एक दौर था जब हम लोग नेचुरल फार्मिंग करते थे, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर डिपेंड थे। लोग खुश थे, खुशहाल थे, स्वस्थ थे, हष्ट पुष्ट थे और सेटिस्फाइड थे। फिर एक दौर आया केमिकल फार्मिंग का। कहते हैं कि जब केमिकल फार्मिंग स्टार्ट हुई तो उस समय लोग जो केमिकल फार्मिंग को अपनाने में हिचकिचा रहे थे, लोग इतना उसका इस्तेमाल, केमिकल्स को अपने खेतों में इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। तो क्या होता था कि डिपार्टमेंट के लोग रात को आते थे और सिलेक्टेड फार्म्स में जो केमिकल्स हैं वो स्प्रे आउट करके चले जाते थे। और केमिकल्स का ऐसा होता है कि वो उनके रिज़ल्ट बहुत जल्दी हमें नज़र आते हैं, और जैसे उनके 2-3 दिन के बाद रिज़ल्ट आते थे तो डिपार्टमेंट के लोग आते थे और बताते थे कि आपके खेत में हमने जो है वो केमिकल स्प्रेइंग की है। तो उसके फ़ायदे बताते थे कि इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं, देखिए आपकी फ़सल जो है वो कितनी जल्दी ग्रो कर रही है और ये बाकी फसलों से देखिए कितनी अच्छी फसल है। तो लोग जो हैं उस फार्मिंग से धीरे धीरे कन्विंस होना शुरू हुए और उन्होंने क्या किया कि केमिकल फार्मिंग को पूरी तरह से अपना लिया, और इस तरह से अपनाया कि केमिकल का यूज़ इतना एक्सेस शुरू कर दिया कि बियॉन्ड लिमिट जो है वो केमिकल का यूज़ जो है अपने खेतों में होना शुरू हो गया है। तो कुछ देर तो ठीक रहा, अच्छी यील्ड हुई, लेकिन क्या कहते हैं ना कि एक बार जो हमें ज़्यादा मिलता है कुछ तो हम उसके बाद लालच में आ जाते हैं। तो फिर और ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया, और ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया, और कहीं ना कहीं तो उसके एडवर्स इफ़ेक्ट दिखने थे ना। फिर एक दौर आया जब उसके एडवर्स इफ़ेक्ट दिखना शुरू हुए। बीमारियों ने घेरा इंसान को, ऐसी ऐसी बीमारियों ने घेरा कि जिसका कोई इलाज ही नहीं है। जब तक आप दवाइयाँ खाते हैं तब तक आप ठीक हैं, जैसे ही आपने दवाइयाँ छोड़ी तो ये बीमारियाँ आपको नहीं छोड़ेंगी। शुगर हो गया, यूरिया हो गया, हार्ट अटैक्स हो गए, और यहाँ तक कि कैंसर भी जो इसी केमिकल फार्मिंग की देन है। जब लोगों की सेहत पे ज़्यादा इफ़ेक्ट होना शुरू हुआ तो गवर्नमेंट्स ने इसका संज्ञान लिया और वर्ल्ड गवर्नमेंट्स इकट्ठी हुई और एक बार फिर से ऑर्गेनिक खेती की तरफ, नेचुरल खेती की तरफ जो है रुख अपनाया गया। अगर हम ऑर्गेनिक खेती की बात करें, नेचुरल खेती की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं हमारी इंडिया की ही देन है। हमारी इंडिया में ही जो नेचुरल फार्मिंग है वो होती थी, और फॉरेन कंट्रीज़ ने फिर ये जो रुख अपनाया और फॉरेन कंट्रीज़ ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाना शुरू किया। आज तकरीबन 80 से 90% जो है फॉरेन में खेती जो हो रही है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, लेकिन हमारे देश में फिर भी कहीं ना कहीं पे पिछड़ा हुआ है। आज भी ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोग रुख नहीं कर रहे हैं। हालांकि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है इसमें कि केमिकल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मोड़ा जाए फार्मर्स को, और अवेयरनेस लाई जाए और ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो अच्छाइयाँ हैं वो बताई जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आज भी किसान जो है अवेयर नहीं है इतना, और वो आज भी केमिकल्स का धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं। आज हम जिस किसान के पास पहुँचे हैं उसने कुछ साल हो गए हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की हुई है, और ही टोटली वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, आज उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग में आए और क्या उनका मकसद था। तो चलिए साथियों बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं और अपना एड्रेस बता दें हमें। सर, मेरा नाम निखिल रंधावा है। एड्रेस मेरा यहाँ पर गाजिया गांव पड़ता है, मीरा साहब से कुछ 4 किलोमीटर आगे। ठीक है। मेरा वहाँ पर का फार्म हाउस है। अपने फार्म हाउस पे जितनी भी मैं यहाँ पर वेजिटेबल ग्रो करता हूँ या फ्रूट्स ग्रो करवा रहा हूँ वो टोटली ऑर्गेनिक है। सर, किस तरह से आपके मन में आया ऑर्गेनिक फार्मिंग? पहले तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आने का आपका किस तरह से आया, और फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग ही क्यों? क्योंकि केमिकल फार्मिंग बहुत इजी होती है, आप केमिकल लाएं, यूज़ करें और ईल्ड ले लें अच्छी से अच्छी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग ही क्यों? बेसिकली सर, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग केमिकल्स को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं जी। चाहे नॉन वेज खाएं चाहे वेज खाएं, आप लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप लोग मेडिसिन ही कंज्यूम कर रहे हैं। बिल्कुल। एंटीबायोटिक्स हो गया, जो भी आप अलग अलग जो सॉल्ट जो किसान अपनी फील्ड में यूज़ करते हैं वही कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। मैं बेसिकली केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ, बैकग्राउंड मेरी पूरी केमिस्ट्री की है। ठीक तो है। जो मुझे पता है कि जो वो सॉल्ट जो हमारी बॉडी में जाएगा वो किसी ना किसी ढंग से अब हमारी बॉडी को बहुत नेगेटिव इफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो बड़ा उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए तो मैंने अल्टरनेटिव सोचा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, क्योंकि कोविड में हमें काफ़ी फ्री टाइम मिला।
तो मैंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया कि मैं इस अपने पैशन को परस्यू करना चाहता हूँ। तो फादर ने मेरे को पहले यही बात कही थी, बेटा बहुत मुश्किल है, क्योंकि एसी रूम से बाहर निकल के ओपन फील्ड में आना बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल। क्योंकि मुझे लेक्चरशिप के ऑप्शंस थे, मैंने कोविड के टाइम के दौरान ही मैंने कहीं आपके फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई किया था फॉर लेक्चरशिप। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मुझे ऑप्शन मिला था दुबई से, यूके से, फॉर टीचिंग ऑप्शन के लिए। वो पे स्केल भी काफ़ी अच्छा खासा था मेरा। ठीक। तो मेरी फैमिली ने सजेस्ट किया कि बेटर है वहीं पर परस्यू करो, आपकी लाइफ भी बेटर रहेगी। तो ये ज़मीन जैसे चल रही है वैसे हम लोग मैनेज कर देंगे। ठीक। तो 6-7 महीने की डिस्कशन चली है प्रॉपरली, बहुत फादर फैमिली के साथ। तो मैंने बोला पापा नहीं, मैं इसको थोड़ा सीरियसली कंसीडर करना चाहता हूँ। ठीक। टीचिंग वाला ऑप्शन तो आज नहीं तो कल अगर मेरे को माइग्रेट करना है, मैं आराम से माइग्रेट कर सकता हूँ। क्योंकि बीइंग अ लेक्चरर अब मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैं एडजस्ट कर पाऊंगा। ठीक है। तो मैंने फादर डिस्कस किया, तो फादर ने कहा अच्छा मन है तो परस्यू कर लीजिएगा। जी। तो उसके बाद मैंने डिस्कस किया कि मैं केमिकल फ्री फार्मिंग करूंगा। ठीक। तो बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अपने स्टेट के अंदर ना हमें कुछ ऐसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी जो मुझे स्टेट वाइज नहीं मिल पा रही थी। जी। तो उसके लिए मुझे आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ा। तो जब मैंने आउट ऑफ स्टेट किया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। केमिकल्स मिलते थे, जो मुझे सॉल्ट चाहिए थे वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी। तो इन नटशेल मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि मैं कुछ सोसाइटी के लिए हेल्दी चीज़ को मैं प्रोवाइड कर पाऊँ जो आपके केमिकल फ्री हो, ताकि उनकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। अगर जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ खा रहा है उनका नेचुरल बेनिफिट उनकी बॉडी में मिलना चाहिए। तभी मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को परस्यू किया है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, पर अभी तक चैलेंजेस से लड़ता ही आया हूँ। होपफुली आगे भी ऐसा ही करता रहूँगा। ठीक है। तो सर जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, उनके रिस्पॉन्सेज कैसे आ रहे हैं? सर रिस्पॉन्स एक्सीलेंट है। जितनी मेरी उम्मीद थी उनसे ज़्यादा ही रिस्पॉन्स है। मेरे पास प्रोड्यूस कम है। अच्छा। और जो डिमांड है आपका वो बहुत ही ज़्यादा आपका डिमांड आ रहा है, पर मैं उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाता। मेरी डिमांड हमेशा शॉर्ट में ही रहती है। हाँ, मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। मैं जो मेरी लैंड होल्डिंग है, जैसे मेरे पास अभी टोटल लैंड होल्डिंग 16 एकर्स की है। अच्छा। तो मैंने अभी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला जो काम स्टार्ट किया था, इट वॉज नियर बाय 5 to 6 एकड़ के अराउंड था। तो मैं इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर आप बताएं कि इसमें आप कौन कौन सी जो चीज़ें उगा रहे हैं इस टाइम पे? सर एट प्रेजेंट जो मेरी फील्ड पे आपको चीज़ें मिलेगी, आपको भिंडी मिलेगी, 2 अलग अलग टाइप की मिलेगी, हाइब्रिड और देसी दोनों मिलेंगी। ठीक है। उसके बाद मैंने 3 अलग अलग टाइप के करेले लगा रखा है। ओके। उसके बाद मैंने एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जिस फील्ड में हम लोग खड़े हैं, ये गोभी का फील्ड है। ये गोभी का ये फील्ड चैलेंज था मेरे लिए। ठीक है। और इस चैलेंज को अभी तक तो मैं मैनेज कर पाया हूँ। मैंने पॉन्ड लाइनिंग लगा के, ओके। ताकि पानी में जो पानी है बरसात के दौरान मेरी फील्ड में खड़ा ना हो। जी। अगर आप देख पा रहे होंगे, ये जो ब्लैक कलर का ये लेयर देख रहे हैं ना, जी। ये आपका बेसिकली क्या होता है, पॉन्ड लाइनिंग होती है जो आपकी फिश ग्रो करवाते हैं, उनको ये अपनी बाउंड्री लाइन पे लगाते हैं। ठीक है। तो मैंने अपनी खेलों के बीच में इस चीज़ को लगाया ताकि बारिश आए, पानी खड़ा ना हो, ताकि पानी आसानी से फ्लो कर जाए। जब पानी खड़ा नहीं होगा, रूट्स को पानी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही मिलेगा। तो जो रूट्स जो आपकी फंगल अटैक वगैरह होता है वो नहीं हो पाएगा। ये अब कितनी देर में तैयार हो जाएगी गोभी? सर ये आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 डेज में ये पूरी जो फील्ड है उसकी आपकी हार्वेस्टिंग तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट 25 डेज में आपकी कुछ 5 to 10% तो ऑलरेडी स्टार्ट हो भी चुकी है। ओके। पर उसकी मैंने प्लकिंग अभी तक नहीं की है। ठीक है। सर आप हमें एक चीज़ बताएं कि केमिकल फार्मिंग जब हम करते हैं, खाद ले आते हैं, केमिकल यूरिया वगैरह, DAP वगैरह हो गई या पेस्टिसाइड वगैरह हो गए, हम ले आते हैं तो यूज़ कर लेते हैं। उसका अल्टरनेट क्या है आपके पास? अल्टरनेटिव से बायो इंसेक्टिसाइड्स हैं, बायो फंगीसाइड्स हैं, आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ह्यूमिक एसिड है, फ्यूलिक एसिड है, भंडार है सर। ठीक है। तो ये सारी ढूंढने की जरूरत है। ये सारी चीज़ें आप अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है सर। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनिक खेती में मेरे हिसाब से, वो आती है वीडीसाइड्स की और पेस्टिसाइड्स की। बिल्कुल, है ना? तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? सर वीड्स को तो मैं बोलूँ अगर आप ऑर्गेनिक के थ्रू कंट्रोल करना चाहेंगे बहुत डिफिकल्ट है। जी। तो इस सीजन में अगर आप मेरी फील्ड पे खुद जाके देखेंगे, आपको वीड्स करे ज़्यादा दिखेंगे। जी। तो मैं उसको ऐसे अभी ऐसे ही रहने दूंगा। ठीक है। पर हाँ, जो आपकी जंगली जड़ी कांग्रेस घास वगैरह होता है उसको मैं हैंड प्लकिंग करवा देता हूँ। जी। बाकी जो घास है, मैंने आपके मिनी रोटावेटर्स रखे हुए हैं। ठीक है। आपके मिनी वीडर्स रखे हुए हैं, वो उसको मैं साथ साथ ही प्लॉक करता रहता हूँ, ताकि जो मुझे घास है, जो आपका जो जिसमें जड़ी वगैरह ना आए, उसका जो भी मुझे कार्बन कंटेंट है मेरी सॉइल को मिलता रहे। अगर इंसेक्टिसाइड की बात करें तो आपके बहुत सारे बायो के अंदर बायोलॉजिकल कंट्रोल इंसेक्टिसाइड्स हैं, जो अपनी फील्ड पे मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ। मैं अपनी पर्सनल अपनी फील्ड की बात करूँ, मैं अपनी फील्ड में नीम ऑयल मेरे एक मान लो कि मेरी रेगुलर प्रैक्टिस है। मैं 10 दिन में हर क्रॉप के ऊपर नीम ऑयल विद द हेल्प ऑफ वेटिंग एजेंट
मैं उस चीज़ को लगाता ही लगाता हूँ। वेटिंग एजेंट लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, वो भी ऑर्गेनिक कंटेंट में है। आपका वो क्या करता है, जो भी मैं बायो इंसेक्टिसाइड्स या बायो फंगिसाइड में अपने क्रॉप्स के ऊपर मैं स्प्रे अप करता हूँ, वो उसको वहां पर बाइंड करा के रखते हैं फॉर द लॉन्गर टाइम। जब इंसेक्ट अटैक होगा दोबारा, या एक बार मैंने स्प्रे कर दिया उस टाइम तो मतलब इंसेक्ट्स उड़ गए, कुछ टाइम के बाद दोबारा अटैक होगा। जब वो दोबारा अटैक आएंगे, उसको खाने आएगा, उसको चू करेगा, तो जैसे ही खाएगा नीम ऑयल उसकी बॉडी में जाएगा तो इंसेक्ट मर जाएगा। तो वेटिंग एजेंट मैं बोलूंगा जितने भी किसान हैं वो अपनी फील्ड में इस चीज को जरूर यूज करें, इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। सर आप एक चीज हमें बताएं कि जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कहाँ करते हैं आप? मैक्सिमम 95% सेल तो मेरा फार्म हाउस से उठता है। ठीक है। और कभी ऐसा हो जाता है कि मेरा कोई प्रोड्यूस ज्यादा निकल के आ गया है, तो उस केस में मैं 1-2 बार मंडी गया हूँ, अदरवाइज 90% मेरा जो प्रोड्यूस है वो मेरे फार्म हाउस से उठेगा। सर थोड़ा सा हमें अब बता दें कि और कहाँ पे आपने लगाई है, ताकि हम थोड़ी आपकी फसल देख लें। पीछे एरिया दिख रहा है जी, ये सारा के सारे एरिया में आपको देखिएगा हमने पपाया लगा रखा है, आपके मैंगो की प्लांटेशन है, गुआवा की प्लांटेशन है, पीच लगा रखा है। भाई ने पपाया लगाया हुआ है। इसकी फसल कितनी देर में तैयार हो जाएगी? सर ये आपका 9th मंथ के बाद इसकी आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट है। प्रोडक्शन क्या, आपका प्रोड्यूस मंडी में जाना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, 9 महीने के बाद। और कितनी देर होगी इसको लगाए हुए? अभी तो कई प्लांट्स को तो हमने लगाया था इन द मंथ 5 महीने हो गए, कई 3 महीने पुराने। अच्छा, आप देखेंगे आगे कहीं पे पड़े हुए। ये फ्लावरिंग स्टेज में आ चुका हुआ पौधा, यहाँ पे इसने ये देखें फ्लावर के बाद फ्रूट सेटिंग भी इसकी हो गई हुई है। सर यहाँ पर हमने मचान सिस्टम बना रखा है। मचान सिस्टम के ऊपर हमने कद्दू लगा रखा है, करेला लगा रखा है, टिंडा लगा रखा है। और यहाँ पर पानी जैसे लो लाइंग एरिया है, पानी खड़ा हो जाता था, मैंने क्या लिया था, जो सीमेंट बैग होते हैं उसको तो अच्छी तरह साफ करने के बाद 30:70 रेशियो के अंदर मिट्टी और आपका जो देसी गड़ा जो सड़ा जो आपका हैल होता है उसको मैंने रेशियो बना के यहाँ पर यूज अप किया था। और ये सारा के साथ तोड़े के ऊपर लग रखा है मेरा। अच्छा। तो जिसके कारण क्या होगा, ये आपका रेनी सीजन के अंदर भी आपकी वेजिटेबल की सप्लाई कंटिन्यूटी में रहेगी, टूटती नहीं। वो सामने करेला लगा हुआ, वो सब करेला है सर। करेला आपके 3 टाइप के करेले मिलेंगे सर आपको यहाँ पर। ठीक। ये आपकी आ गई भिंडी, ये आपका भिंडी वाला पोर्शन है। ठीक है। कोई युवा साथी या कोई फार्मर केमिकल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग में आना चाहे तो उसके लिए कोई संदेश दे दें? सर मैं तो यही कहूँगा, अगर आप केमिकल से हटेंगे झटका लगेगा स्टार्टिंग में। कि मैं फेंकूंगा नहीं, जैसे यूट्यूब में फेंका जाता है कि आप इतने ऑन कर दोगे पहले साल में आके आप करोड़पति बन जाओगे, नहीं होगा भाई। बिल्कुल। हाँ, कुछ टाइम के साथ आपकी जो सॉइल है वो इम्प्रूव होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और जो आपका जो प्रोड्यूस है जब मार्केट में जाएगा वो बाकी लोकल प्रोड्यूस से ऑटोमेटिकली आपको डिफ्रेंसिएशन दिखेगा। क्योंकि जैसे मैं बात करूँ, मैंने मक्समेलन ग्रो अप किया था। जब मैंने मक्समेलन ग्रो अप किया था तो बाकी मार्केट का भी मक्समेलन आ रहा था, लेकिन वो जो आपका मेरा मक्समेलन था उसका टेस्ट वाइज बाकियों के टेस्ट से खुद डिफ्रेंसिएशन था। बाकियों का अगर बिका है 30 रुपये, मेरा मक्समेलन बिका है 50 रुपीज़ पर केजी। ठीक है। तो उसके कारण मेरे को ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि नहीं, ये जो चीज़ है अच्छी है, इसको फर्दर कंटिन्यू करना चाहिए। और मैं जितने भी आपके ट्रेडिशनल फार्मर्स हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपना एक्सपीरियंस लाइए, मैं अपना आइडिया लाता हूँ। ठीक है। अगर हम दोनों क्लब अप करेंगे, I am definitely confirmed it is going to work out। क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होगा, मेरा आइडिया होगा, जब दोनों के बीच में कोलैबोरेशन होगी डेफिनेटली उसका जो रिजल्ट है वो फ्रूटफुली आने वाला है। जी। साथियों, यहाँ पे मैं बता दूं कि ये फार्मिंग जो किसी एक आदमी के हाथ का काम नहीं है, क्योंकि अगर कोई एक बंदा कहे कि मैं ही सारी फार्मिंग कर लूँ तो मैं ही सारे फ्रूट्स ले लूँ, तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। अगर सारे लोग हाथ मिलाएंगे, हर कोई बंदा इस सोच के साथ आएगा कि हाँ, हमें अब केमिकल मुक्त जो है देश को बनाना है और बीमारियों से मुक्त इंसानों को बनाना है, थोड़ा सा हमें सोच चेंज करने की ज़रूरत है और थोड़े सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा डिमांड है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आएँ और ऐसे साथियों से मिलें। अगर किसी को ट्रेनिंग की ज़रूरत है या किसी जानकारी की ज़रूरत है तो सर हम समझते हैं कि ज़रूर जो अपना जो जानकारी वो साझा करेंगे लोगों के साथ। तो साथियों, इसी के साथ हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि ऐसे फार्मर्स को आगे बढ़ावा दें, इनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदें ताकि इनको एनकरेजमेंट मिले काम करने की।